हेलो गाइस, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा स्टील में WSM एंड LSM के परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में, और कंपैरिजन रहेगा LSM और WSM के बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस इन WSM। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था कि जो WSM है वो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया तो फॉलो करता ही है, कैपेसिटी स्ट्रेंथ क्राइटेरिया फॉलो करता है, लेकिन अनइकोनॉमिकल पड़ता है। ठीक है, अनइकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि जो डिज़ाइन होता है वो सेफ साइड से भी ओवर सेफ होता है, यू कैन से ओवर सेफ होता है, और जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अंडर एस्टिमेटेड करके वो चलता है। ठीक है, जबकि जो LSM है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और LSM में क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के कारण जो कैपेसिटी क्राइटेरिया है, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तो फुलफिल होता ही है, और वो थोड़ा इकोनॉमिकल भी पड़ता है। ठीक है, यू कैन से जो LSM होता है उसमें 5% अपन मान के चलते हैं मार्जिन, और जो WSM होता है उसमें 10% मार्जिन इन मटेरियल प्रॉपर्टीज मान के चलते हैं। इसी वजह से यू कैन से कि जो WSM वो अनइकोनॉमिकल रहता है एज कम्पेयर टू LSM। ठीक है, तो जो माइल्ड स्टील होता है उसमें अपन ने देखा कि जो माइल्ड स्टील का जो ग्राफ बनता है, टेंसिल वाला ग्राफ, उसमें अपन लोगों ने देखा यील्ड स्ट्रेंथ होता है और एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। तो जो WSM होता है वो केवल यील्ड को ही प्रेफर करता है। ठीक है, यील्ड अल्टीमेट तक जाता नहीं है, जबकि जो LSM होता है उसमें यील्ड ऑब्लिक अल्टीमेट दोनों ही वो यूज करता है या कंसिडर करता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात आता है एंड्योरेंस लिमिट की। ठीक है, एंड्योरेंस लिमिट को ऐसे समझिए कि अगर आपके पास में जो लोडिंग कंडीशन है वो रिपीटेटिव टाइप की हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक रेलवे का ब्रिज है, वहाँ पे आपके पास में ट्रेन आ रही है। जब ट्रेन आती है तो वो आके चली जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, ऐसे करके होता है। तो जो लोडिंग है उस ब्रिज पे वो आती है और जाती है, मतलब रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट करती है इसको। ठीक है, तो जब रिपीटेटिव टाइप की लोडिंग कंडीशन होती है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर का या यू कैन से जो कनेक्शन है उसका जो फेलियर होगा वो फटीग के कारण होगा। फटीग मतलब थकान, हिंदी में अगर समझा जाए तो मतलब वो थक जाता है, बार बार उसी लोड को सहना, फिर नहीं सहना, सहना नहीं सहना, तो बार बार थकान हो जाती है उसको। तो फटीग फेलियर होता है उसको। इस फटीग फेलियर के अगेंस्ट में जो लिमिट रहती है, जो परमिसिबल लिमिट होती है, उसको एंडोरेंस लिमिट बोला जाता है। ठीक है, तो माइल्ड स्टील की अगर अपन बात करें तो एंडोरेंस लिमिट का वैल्यू रहता है 186 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 186 पर न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, एक चीज को समझिए, जब आपके पास में कोई लोड लगता है यानी उस पर एक्शन आता है तो उसके अपोजिट में एक रिएक्शन जनरेट होती है। ठीक है, एक रिएक्शन जनरेट होता है, एक फोर्स आएगा, फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे अपन स्ट्रक्चर पे, तो उसके कारण स्ट्रक्चर में रिएक्शन से जनरेट होती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो रिएक्शंस होती है वो एक्शन से हमेशा ज़्यादा या एक्शन के बराबर होनी चाहिए। अगर एक भी केस ऐसा हुआ जिसमें आपके जो एक्शन है, जो अप्लाइड फोर्सेज है, वो रिएक्शन जनरेटेड से लेस हुआ, सॉरी मोर हुआ, तो वहाँ पे फेलियर कर जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है कि नहीं? चलिए हो गया आपको बात। अब रजिस्टिंग कैपेसिटी परमिसिबल स्ट्रेसेस को मैंने बता दिया। यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है WSM की बात की जाए तो। ठीक है, अगर अपन को स्ट्रेंथ में कैपेसिटी निकालनी है, फोर्स निकालना है कि कितना परमिसिबल फोर्स इस पे अलाउ है, तो परमिसिबल स्ट्रेस मतलब यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब ये जो यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो अलग अलग क्राइटेरिया के लिए, अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए अलग अलग आपके पास में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ WSM में परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेस की, परमिसेबल बियरिंग स्ट्रेस की, तो उस केस में जो स्ट्रेस परमिसेबल होगा उसका वैल्यू होगा 0.75 FY, 0.75 FY। ऑन द अदर हैंड, अगर परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की बात की जाए, बियरिंग स्ट्रेस मतलब कॉलम और बीम में जो बियर करता है, ठीक है, डायरेक्ट जो फोर्स अप्लाई एप्लीकेबल होता है उसके केस की बात कर रहे हैं। अगर बेंडिंग की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू जाएगी 0.66 FY, 0.66 FY। अगर परमिसिबल कंप्रेशन और टेंशन स्ट्रेस की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू जाएगी 0.6 FY, 0.6 FY।
ये मैं आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस बता रहा हूँ, ठीक है, WSM में। इसी प्रकार अपन LSM में भी देखेंगे, ठीक है। फिर बात आती है परमिसिबल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम की बात करेंगे तो 0.4 F5, ठीक है, और यदि एवरेज शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो वो 0.4 F5। मैक्सिमम में 0.45 और एवरेज में 0.4 F5। जहाँ पे F5 जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो माइल्ड स्टील की बात करेंगे तो वो आता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी मेगा पास्कल, 250 MPa, ठीक है। ये हो गया। अब कोई बोले कि साहब आपने बेयरिंग में बेंडिंग में तो इतनी ज़्यादा ले रखा है, शेयर में इतना कम, क्योंकि जो स्टील होता है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन और टेंशन होता है, ठीक है कि नहीं। जबकि जो सबसे ज़्यादा वीक होता है वो होता है शेयर में। जो डक्टाइल मटेरियल होता है, आपने इस सॉम में पढ़ा होगा कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं ना वो वीक होते हैं शेयर में, और जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो वीक होते हैं टेंशन में। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सॉम में, 201 जो आपके सब्जेक्ट था प्रीवियस ईयर में, उसमें पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है। तो इसीलिए से माइल्ड स्टील के लिए जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, यस और नो, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि जब WSM की बात करते हैं तो अपन सेफ्टी जो मार्जिन होता है वो 10% का कंसीडर करते हैं, जबकि इन केस LSM वी कंसीडर ओनली 5% मार्जिन, ठीक है। इसी वजह से LSM इकोनॉमिकल होता है एज कंपेयर टू WSM, ठीक है। मैंने ये बता दिया आपको, ये वाला जो लाइन है आगे वो भी मैंने बता दिया कि जो माइल्ड स्टील होता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है, और डक्टाइल मटेरियल शियर में वीक होते हैं और कंप्रेशन और टेंशन में इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब बात आती है परमिसिबल स्ट्रेसेस इन LSM। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन LSM लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है। अपना जो मेन फोकस रहेगा वो लिमिट स्टेट मेथड के ऊपर ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। अपन कनेक्शंस पढ़ेंगे, अपन टेंशन मेंबर पढ़ेंगे, अपन जो बीम्स पढ़ेंगे, रूफ पढ़ेंगे, सब कुछ जो पढ़ेंगे उसमें अपना जो मेन फोकस रहेगा वो टेंशन के ऊपर, सॉरी LSM के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब जो LSM होता है उसमें दो चीज़ें होती है जो मैंने आपको कल बताया, एक मैंने बताया फैक्टर ऑफ सेफ्टी और एक को बताया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है FOS वो कंबाइन होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का, कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन इफेक्ट होता है, ठीक है। जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होते हैं वो गामा F है और गामा M। गामा F फॉर फोर्स, मतलब जो फोर्स में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगता है वो गामा F से, और मेंबर के लिए अगर अपन ने पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया है तो वो गामा M से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये होते क्यों है इसका मैं कल आपको बता चुका हूँ। जो फोर्स वाला है वो फोर्स के वेरिएशन को काउंटर करता है, ऑन द अदर हैंड जो आपके पास में मटेरियल का है वो मटेरियल के वेरिएशन को काउंटर करता है, यस और नो, ठीक है। इसमें वेरिएशन कैसे आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज आपने कोई स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, मान लीजिए वो आपके पास में 300 किलोन्यूटन के लिए डिजाइन किया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने के स्कूल का बिल्डिंग ही मान लीजिए डिजाइन कर रहे हैं, अपन को पता है कि मैक्सिमम बच्चों की जो कैपेसिटी है वो 300 है, क्योंकि सरकार ने लिमिट इतनी दे रखी होगी, परमिशन उतनी उसको है। इन फ्यूचर मान लीजिए अपने स्कूल का एक्सपेंशन करता है और स्कूल को क्या करता है, कॉलेज में कंप्लीट करता है, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। जब कंप्लीट कॉलेज में कन्वर्ट करेगा तो वहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो हो सकता है जो लाइव लोड होगा उसका आपके पास में वेरिएशन आ जाए, ठीक है। डेड लोड और लाइव लोड में समझता हूँ आपको पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ। डेड लोड सेल्फ वेट को अपन बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो लोड जो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसमें वेरिएशन ना के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है, या ऐसा लोड जो मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल जो लोड होता है वो डेड लोड की कैटेगरी में आता है। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द लाइव लोड इज कंसिडर्ड एज द मूविंग लोड, ठीक है। आज होगा, कल नहीं होगा, परसों फिर हो सकता है, जैसे बच्चों की संख्या तो बच्चों का वेट, ठीक है। तो फैक्टर्स हो गए। अभी बताया एक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू रिएक्शन होना चाहिए। डिजाइन एक्शन से हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर डिजाइन एक्शन की बात करेंगे कि कितना परमिसिबल करना है तो उसमें आ जाएगा गामा F इंटू वर्किंग लोड इंटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोडिंग कंडीशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में डिजाइन एक्शन, ठीक है। स्ट्रेस रजिस्टिंग कैपेसिटी
रजिस्टिंग कैपेसिटी ऑब्लिक में क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब बात आती है रजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस की अपन बात करेंगे तो परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन गामा एम। मटेरियल की अनसर्टेनिटी के लिए गामा एम इसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, जो डिजाइन एक्शन होगा वो डिजाइन स्ट्रेंथ से लेस होना चाहिए। अब परमिसिबल बियरिंग, बेंडिंग और कंप्रेशन टेंसाइल स्ट्रेस, ये अपन ने क्या किया है, एक सेकेंड, ये अपन ने क्या किया है, बियरिंग, बेंडिंग, कंप्रेशन और टेंशन के लिए इसमें एक स्ट्रेस काम में आएगा, जबकि शियर के लिए एक अलग काम में आएगा। ठीक है, अब कोई बोलेगा साहब डब्ल्यूएसएम में तो अलग अलग लिया था। भाई डब्ल्यूएसएम का यही तो ड्रॉबैक था, वो क्या कर रहा था, मार्जिन ज्यादा लेके चल रहा था। ठीक है, जबकि बियरिंग में, बेंडिंग में, कंप्रेशन और टेंशन में इफेक्ट क्या आता है, ओनली नॉर्मल लोडिंग कंडीशन का इफेक्ट आता है, यू कैन से। ठीक है, क्योंकि जो लोडिंग होती है वो लगे कहीं पे भी, लेकिन उसका जो सेकेंडरी या ट्राइसरी जो इफेक्ट निकल के आता है वो होता है केवल नॉर्मल स्ट्रेस के रूप में। ठीक है, तो उस केस में अगर अपन यील्ड स्ट्रेस की बात करेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ को लेंगे तो उसके नीचे करेंगे 1.1, यानी गामा एम का मान क्या लिख दे इसने 1.1 इन केस ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जबकि अगर अपन अल्टीमेट लोड को कंसिडर करेंगे तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 1.25। ये तो अब बात आ गई आपके पास में परमिसिबल बियरिंग की, बेंडिंग की, कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेसेस की। अगर अपन बात करते हैं परमिसिबल शियर स्ट्रेस की, तो उस केस में जो स्ट्रेंथ आपके पास में बेंडिंग में, बेयरिंग में आया उसके नीचे 1 पॉइंट रूट से और गुणा कर देना। ठीक है, यानी अगर यील्ड स्ट्रेंथ लेंगे तो एफ वाई अपॉन 1.1 तो था ही, इसको गुणा कर दीजिए 1/√3 से। ठीक है, या फिर अगर आप मान लीजिए अल्टीमेट लोड लेंगे तो एफ यू अपॉन 1.25 तो था ही, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/√3 से। ठीक है, ये आपके पास में दो लोडिंग कंडीशन में, दोनों लोडिंग दोनों मेथड्स में आपके पास में परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ गई है। ठीक है कि नहीं, परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू आ गई है। अब अपन अगले लेक्चर से शुरू करेंगे कनेक्शंस। कनेक्शंस मतलब जो आपका जो चैप्टर है बेसिकली वो। ठीक है, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, ये लाइन जो मैंने अभी नोट करके लिख रखी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंबाइंड इफेक्ट होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स का। ठीक है, और जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स है वो अलग अलग इफेक्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो।